नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिशंस आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8 मिशन है, सभी को पता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन जो है इसके आसपास आपको मिल रहा है पिछले कुछ सालों से लगातार। तो आप लोगों ने सभी मिशन की लिस्ट बनानी है, कौन सी डेट में रिलीज़ हुए और किसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है। इस तरीके से आप जो है अगर शॉर्ट नोट बना के इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका जो है एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होने की संभावना 100% हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एवरेज सस्टेन्ड विंड स्पीड ओवर 3 मिनट ऑफ ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इज इन द रेंज ऑफ 63 टू 88 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हमने जो है आपको बताई हुई है। सुपर साइक्लोनिक, साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और इसके साथ साथ स्पीड भी दिया हुआ है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता जा रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपको जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं उन सभी की लिस्ट बना के उनका शॉर्ट नोट आप बना लेने चाहिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आए वो आप सही कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके साथ साथ आप जो है ये टेबल भी याद कर लेंगे। अगर हम अब बात करते हैं हेल्थ इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एयर पोलूटेंट, तो जितने भी एयर पोलूटेंट हैं सभी का कोई ना कोई हेल्थ इफ़ेक्ट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन आई इरिटेंट माना जाता है ना। सबसे कॉमनली इसको आई इरिटेंट मानते हैं, बट ये आई इरिटेंट है ही नहीं, है ना। तो कई बार जो है क्वेश्चन आता है और ओजोन देखते ही हमें सबसे पहले माइंड में आता है कि भाई ओजोन जो है ये आई इरिटेंट है, जबकि ये आई इरिटेशन कोज करता ही नहीं है। जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें एक्रोलिन होता है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और जो आपके अलग कंपाउंड्स होते हैं वो आई इरिटेंट हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो है सबसे ज़्यादा आई इरिटेंट होता है। तो वहीं पे फॉर्मेल्डिहाइड बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक में वो भी प्रोड्यूस होता है। उनका ध्यान पूरा ओजोन पे रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एफिनिटी जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने का बहुत ज़्यादा होता है, 230 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जब तक हम उसके एक्सपोजर में रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, कोमा में जा सकता है अगर लगातार जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के एक्सपोजर में है। हालांकि अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही एक्सपोजर से आप दूर होते हो, सामान्य कंडीशन में आते हो, तो धीरे धीरे आपके शरीर से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलना शुरू हो जाता है। बट ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर हम सिटीज़ की बात करें जहाँ पे अर्बन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी आपके लिए काफ़ी जो है डेंजरस हो सकता है। इससे आपके जो सांस से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो जाती हैं। एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली अस्थमा कॉज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एंड इसके साथ साथ ये आपकी आई को भी इरिटेट करते हैं, लंग के फंक्शन को प्रभावित करते हैं।
इस तरीके से देखें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। इनके साथ एक और समस्या ये है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सल्फ़ेट पार्टिकल में परिवर्तित हो जाते हैं, और सल्फ़ेट पार्टिकल्स जो हैं अगेन अगर हम देखें तो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पर्टिकुलेट मैटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ पार्टिकल्स बना लेते हैं, कुछ अलग तरीके के सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना लेते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो सिनर्जिटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो सल्फेट पार्टिकल से भी डेंजरस जो है प्रोसेस तब हो जाता है जब पर्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में दुगना अफेक्ट करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड एक काफ़ी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट के तौर पे देखा जाता है, जबकि जितने भी एयर पोल्यूटेंट है डेफिनेटली सभी का अपना अपना जो है एक आप हेल्थ इफ़ेक्ट कहेंगे, साइड इफ़ेक्ट तो कहना अच्छा नहीं रहेगा, अपना अपना एक हेल्थ इफ़ेक्ट है, और जो है ये हमारे शरीर को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन पे बेस्ड है। असर्शन है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ विदाउट एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर आप इस स्टेटमेंट की बात करोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। रिन्यूएबल एनर्जी डेफिनेटली लेस पोल्यूटिंग होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि इनका कोई एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ही नहीं। कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ले लीजिए, चाहे विंड एनर्जी आप की बात आप करेंगे तो विंड एनर्जी की वजह से, विंड मिल की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ जो है बर्ड्स जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिन्यूएबल एनर्जी का कोई एडवर्स इम्पैक्ट है ही नहीं। वैसे ही सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपके जो सोलर सेल बनाए जाते हैं वो एक बहुत बड़ा ई वेस्ट जो है जनरेट करेगा भविष्य में, और उसका एक अपना साइड इफ़ेक्ट होगा, उसका एक अपना जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। अब वहाँ पे फिर से जो है हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी है बट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं डेफिनेटली उनमें जो है पोल्यूशन कम होता है। जैसे रीज़न इन्होंने दिया है, देयर इज़ नो नेट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल सत्य है कि CO2 इमिशन नहीं होता। जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग की अगर हम बात करें तो कितना सारा जो है CO2 बर्न होता है, बट ये नहीं कह सकते कि कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब भी हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, हिल टॉप होते हैं, वहाँ पे बेसिकली विंड फार्म हम इस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे विंड का स्पीड अच्छा रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 यही है। स्टेटमेंट 2 विंड वेलोसिटी आर स्टेडी इन दीज रिमोट लोकेशन, ऐसा नहीं है, स्टेडी नहीं होती है, बट हाँ प्लेन एरिया के कंपैरिजन में जो है, ग्राउंड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हिली एरिया में, कोस्टल एरिया में विंड का स्पीड जो है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। और विंड पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो पता ही है कि ये वी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो विंड स्पीड एक लेवल तक जितना अच्छा होगा, विंड प्रोडक्शन विंड एनर्जी प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है, ये जो है सही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो आप उनको सही करने में बिल्कुल जो है असक्षम होंगे। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपने डाटा इम्प्लीमेंट करना होता है कि आपने जो पढ़ा है वो उस डाटा के बिहाफ पे आप किस तरीके से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी जो है उपयोगी प्रूफ होगी, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर इस सीरीज़ में ऐड करें। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।